क्या ही तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। आज हमारी सेकंड क्लास है बैच 84 की। फर्स्ट क्लास में हमने आर को और आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा। फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस चेक किया, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। आज हम आर स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है इसके बारे में समझेंगे। आपको मेरी स्क्रीन पे 4 छोटी छोटी स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, 3 एंड 4। 4 स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। आपने इनको इसी सीक्वेंस से याद रखना है। जब मैं आपसे कहूँ कि आप स्क्रीन नंबर 1 पे देखें तो फौरन आपने स्क्रीन पे देखना है। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस वाले बटन पे क्लिक करें तो फौरन आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 3 पे इंपोर्ट डाटा सेट के बटन पे क्लिक करें तो आपको पता हो कि ये वाली स्क्रीन नंबर 3 है और ये वाली स्क्रीन नंबर 2 है। अब ये जो नेम है ना, 1 2 3, इनकी नंबरिंग ये मैंने खुद की हुई है अपनी सहूलत के लिए, स्टूडेंट की सहूलत के लिए। लेकिन इन स्क्रीन्स के स्पेसिफिक नेम हैं, बजाय इनके नंबरिंग के इनके स्पेसिफिक नेम हैं। अब नेम पे आने से पहले मैं आपको आर के बारे में कुछ और बताना चाह रहा हूँ। कल की क्लास में हमने आर के बारे में पढ़ा कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर इज अ लैंग्वेज। और हर लैंग्वेज की वोकेबलरी भी होती है, ग्रामर भी होती है। इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं, आपको पहले वोकेबलरी बनानी पड़ेगी, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। उर्दू आप सीखना चाह रहे हैं, उर्दू की भी ग्रामर है, वोकेबलरी है। कोई भी जुबान है उसकी अपनी वोकेबलरी है। इसी तरह आर की भी अपनी वोकेबलरी है। इसमें भी वर्ड मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे। तो आर में एक वर्ड आज जो हम पहला सीखने जा रहे हैं उसका नाम है हैशटैग। ये जो नंबर साइन है ये वाला, इसका मतलब है हेडिंग। इसका मतलब है हेडिंग। टाइटल भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इसको नोट्स भी कह सकते हैं। यानी वो चीज़ जो हम आर पे कमेंट्स, टाइटल, नोट्स की फॉर्म में लिखेंगे उसके साथ हम हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग का मतलब है कि ये हेडिंग है, ये टाइटल है, ये कमेंट्स है या ये नोट्स हैं। अच्छा, अब ऐसी लाइन जिसके साथ हैशटैग हो, इसका मतलब है कि वो कमेंट्स है, हेडिंग है, नोट्स है। आर ऐसी लाइन को रीड नहीं करता। ऐसी लाइन जिसके साथ आप हैशटैग लगा देंगे, आर उसको रीड नहीं करेगा। आर सिर्फ उसी लाइन को रीड करेगा जो हैशटैग के बगैर होगी। मसलन मैं यहाँ पे एक लाइन टाइप करता हूँ, 5 + 5। इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें स्क्रीन नंबर
टू में आर ने मुझे आंसर कर दिया 10। अगर मैं यही लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन नंबर 1 में, 10 + 6, और इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसको रन किया, आर ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दोबारा मैंने इसको रन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जैसे मैं इसमें से हैश टैग को रिमूव करूंगा, अब इसको रन करूंगा, तो ये देखें इसने मुझे इसका आंसर कर दिया। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो हैश टैग के साथ होगी, आर को वो नज़र नहीं आएगी, आर उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब दो तरह की आपके पास लाइनें होंगी यहाँ पे। एक को हम स्क्रिप्ट बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे हेडिंग, नोट्स या कमेंट्स। तो ऐसी लाइन जो हैशटैग के साथ होगी वो कमेंट्स होंगे, ऐसी लाइन जो विदाउट हैशटैग होगी वो स्क्रिप्ट होगा। अब मैंने इस लाइन में देखें, ये दो स्क्रिप्ट हैं और ये दो कमेंट्स हैं। अच्छा, मैं नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके साथ हैशटैग लिखूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर नहीं है। ठीक है। स्क्रीन नंबर 1, फिर ये मैंने हैशटैग लगा दिया, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। यानी 4 स्क्रीन है हमारे पास। अब इनके स्पेसिफिक नेम भी हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि नंबरिंग मैंने इसको अपनी मर्जी से की हुई है। आप इसको, इस स्क्रीन को 1 भी कह सकते हैं, इसको आप 2 भी कह सकते हैं, इसको 4 कह लें, इसको 3 कह लें। लेकिन जब हम सब एक ही सीक्वेंस में चलेंगे तो हमारे लिए वर्क करना आसान होगा। अब स्क्रीन नंबर 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है प्लॉट्स, या आप इसको पैकेज वाली फाइल भी कह सकते हैं, पैकेजेस। स्क्रीन नंबर 1 स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट, एंड स्क्रीन नंबर 4 प्लॉट या पैकेज। अब इन स्क्रीन के नाम के साथ साथ इनका स्पेसिफिक रोल भी है। हर स्क्रीन एक स्पेसिफिक काम करती है। मसलन हम स्क्रीन नंबर 1 को यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। यानी हमने जो आर को बात कहनी होती है वो हम स्क्रीन नंबर 1 में राइट करते हैं, स्क्रिप्ट राइट करते हैं। मसलन मैंने आर को कहा कि मुझे ये डाटा चाहिए आयरस का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा आयरस। ये सजेशन आएगी, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको कहीं पे भी कर्सर को रख के, ये ऊपर रन का बटन नज़र आ रहा है, इस रन के बटन पे आपने क्लिक करना है। अभी आप ये मेरे साथ परफॉर्म ना कीजिएगा, जब जस्ट इसको देखें फिर मैं आपको टाइम देता हूँ परफॉर्म करने के लिए। पहले इसको समझ लीजिएगा। मैंने स्क्रीन नंबर 1 पे स्क्रिप्ट लिखा और इसको रन किया। ये देखें, अब ये मैंने स्क्रिप्ट को विदाउट हैश टैग लिखा है, इसके साथ मैंने हैश टैग नहीं लगाया। यानी स्क्रीन नंबर 1 हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। अब ये जो स्क्रीन नंबर 1 है, ये इनपुट स्क्रीन है, इस पे हमने इनपुट दी। जो बाकी 3 स्क्रीन है ना, ये आउटपुट स्क्रीन है। ये 3 स्क्रीन क्या है? आउटपुट। स्क्रीन नंबर 1 जो है ये इनपुट स्क्रीन है, और स्क्रीन नंबर 2, 3 एंड 4
ये आउटपुट स्क्रीन है। अब ये क्या आउटपुट शो करेंगी? अगर आपने जो स्क्रिप्ट राइट किया है इसका रिजल्ट हो डाटा की फॉर्म में, तो अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 3 में। 3 में शो होगा। अगर यही रिजल्ट हो टेबल की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में, या सेंटेंस की फॉर्म में, तो ये अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 में। और अगर इसका रिजल्ट हो प्लॉट की फॉर्म में, तो ये अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 4 में। अब देखें, जो मैंने स्क्रिप्ट राइट किया है इसका रिजल्ट था डाटा की फॉर्म में। ये देखें डाटा फॉर्म, ये अपीयर हुआ स्क्रीन नंबर 3 में। ये देखें आयरस स्क्रीन नंबर 3 में शो हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल स्क्रीन नंबर 1 में शो होगी, जिसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। हमारी फाइल जो इंपोर्ट हुई है वो स्क्रीन नंबर 3 में है। तो आपका जो ओरिजिनल डाटा सेट होगा जिस पे आप वर्क करेंगे वो भी आप स्क्रीन नंबर 3 में ही इंपोर्ट करेंगे। तो स्क्रीन नंबर 3 का काम क्या है? आपका डाटा शो करवाती है, यहाँ पे आपका डाटा इंपोर्ट होता है। अगर आप स्क्रिप्ट रन करें, मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट रन करता हूँ। str irs। अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो टेबल फॉर्म में हैं। तो रिजल्ट्स टेबल फॉर्म में जो होंगे वो अपीयर होंगे स्क्रीन नंबर 2 में। ये देखें, ये किसी और स्क्रीन पे अपीयर नहीं हुए। ना ही ये स्क्रीन नंबर 3 पे शो में है, ना 4 पे शो में है। ये शो में स्क्रीन नंबर 2 में। अगर आपके रिजल्ट जो हों स्क्रिप्ट के वो हों ग्राफ की शक्ल में, प्लॉट की शक्ल में, मसलन प्लॉट आयरस, वो अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 4 में। स्क्रीन नंबर 1 इनपुट फाइल है, स्क्रीन नंबर 2, 3, 4 आउटपुट फाइल है। जब हम कोई भी स्क्रिप्ट रन करेंगे स्क्रीन नंबर 1 में, वो हमें आउटपुट शो करेगा तीनों में से किसी स्क्रीन पे। मे भी 2 स्क्रीन पे भी शो कर सकता है, 1 पे भी शो कर सकता है, या तीनों पे भी शो कर सकता है। अगर आउटपुट है डाटा की फॉर्म में तो वो अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 3 में। अगर आउटपुट है टेबल की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 में। और अगर रिजल्ट प्लॉट की फॉर्म में है तो वो अपीयर होंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। क्लियर है? और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है इस स्टेप पे तो आप पूछ सकते हैं, यानी स्क्रीन की वर्किंग के हवाले से। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके, हारून साहब स्क्रीन नंबर 3 पे जो हमारा डाटा होगा ना एक्सेल की शीट में, जिस डाटे पे हमने वर्क करना है वो डाटा आपका शो होगा। ये देखें स्क्रीन नंबर 3 में हमारे पास आयरस का डाटा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल आपको शो हो रही है डाटा की स्क्रीन नंबर 1 में। ये डाटा है एक्सेल की फॉर्म में। तो जिस डाटे पे आपने वर्क करना है, मसलन मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, वो आपको शो होगी स्क्रीन नंबर 3 में। ये मेरे पास एक डाटा शीट है, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। अब ये देखें, ये डाटा मुझे शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 में, ये डाटा शीट के नेम से। 600 ऑब्जर्वेशन है, 28 वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? जी, अभी हम डाटा इंपोर्ट करना भी सीखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाटा इंपोर्ट का। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप स्क्रीन की वर्किंग के हवाले से, आयरस भी एक सैम्पल डाटा सेट है, डमी डाटा सेट है, जो ऑलरेडी आर में अवेलेबल है। या स्क्रीन नंबर 1 इनपुट फाइल है, और 3, 4 एंड 5 आउटपुट फाइल है। हाँ हारून साहब, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, इनपुट और आउटपुट इस लिहाज से है कि मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन नंबर 1 में। अब इसकी जो आउटपुट है ना वो शो होगी स्क्रीन नंबर 3 में, इसलिए वो आउटपुट स्क्रीन है। मसलन मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, ठीक है, आयरस, ये इसको लिखा और मैं इसको रन करता हूँ। अब जो जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है ना लाइन नंबर 24 पे, इसकी जो आउटपुट है वो शो होगी स्क्रीन नंबर 4 पे, ये देखिएगा। अब इसकी आउटपुट क्या थी, ये देखें, आयरस का डाटा ये अपीयर हो गया स्क्रीन नंबर 3 में। जी हारून साहब, क्लियर हुआ है? माइक भी आपके अलो हैं, अगर आप माइक ओपन करना चाह रहे हैं तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जी सर, क्लियर हो गया। ओके थैंक यू। सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। एक्चुअली वर्किंग डायरेक्टरी एक फोल्डर है जिसमें हम आर की तमाम चीज़ें सेव करेंगे। यानी सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हम एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उसमें आर की फाइल्स को सेव कर लें, तो ये एक वर्किंग डायरेक्टरी है। अब वर्किंग डायरेक्टरी और फोल्डर में क्या फ़र्क है? तो हम इसको फोल्डर क्यों नहीं कह रहे, हम इसको वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं। हम इसको फोल्डर ही कह दें। फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी। एक्चुअली दोनों है फोल्डर ही, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जो फोल्डर है ना, मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि फोल्डर क्रिएट करें, तो आप डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये न्यू का बटन है, यहाँ पे फोल्डर है, ये फोल्डर आपके पास बन जाएगा। और इस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। ये फोल्डर आपने अपने लैपटॉप या विंडो में रहते हुए क्रिएट किए। अब अगर आपसे कहा जाए कि वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें यहाँ पे, तो हमें वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर कैसे क्रिएट करना है उसकी नहीं समझ आ रही, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है वर्किंग डायरेक्टरी के नेम से। तो वर्किंग डायरेक्टरी हमने आर में रहते हुए क्रिएट करनी है। और वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर जब आप क्रिएट करेंगे तो इस फोल्डर में जो है आर की फाइल भी मौजूद होगी, ये एम्प्टी नहीं होगा, इसमें आर की फाइल भी मौजूद होगी। अभी आप परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों ने मेरे साथ मिल के वर्क करना है। जो स्टेप मैं परफॉर्म करूंगा आपने वो भी परफॉर्म मेरे साथ परफॉर्म करना है। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 3 पे आए। ये स्क्रीन नंबर 3 है। अगर आप इस पे कॉर्नर पे देखें राइट साइड पे, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बैच 81, नज़र आ रहा है? आपके पास यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नन, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है? ओके, इस पे आपने क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। अब चूंकि मैंने इस पर वर्क किया हुआ है तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप ये वर्क सेव करना चाह रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ वर्क है। आपको ये एक और पेज शो करेगा। इसमें तीन ऑप्शन शो होंगे। न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी और वर्जन कंट्रोल। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें। आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें तकरीबन 6-7 ऑप्शन होंगे, बल्कि ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे डायरेक्टरी का नेम पूछेगा, यानी जो फोल्डर आप बनाना चाह रहे हैं उस फोल्डर का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ बैच 84। बैच 84। इसके बाद ये ब्राउज का बटन है, इस पर आप क्लिक करें और इसको कोई लोकेशन बता दें जहाँ पे आप ये फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। मैं ये फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ ये डी ड्राइव में। ओपन। और यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास आर की एक नई फाइल ओपन होगी। और इसकी एक बैकअप फाइल आपके फोल्डर में बन गई है। आप जो भी वर्क यहाँ पे करेंगे इसको जब सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में सेव होता जाएगा। अब आप जी ड्राइव पे आए, या जहाँ पे भी आपने वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर बनाया है वहाँ से आके कंफर्म कर लें क्या वहाँ पे फोल्डर अवेलेबल है। ये देखें बैच 84, इस पर क्लिक करें। ये देखें इसमें एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है, बैच 84 के नेम से। ये आर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब जो भी हम वर्क करेंगे उसको हम इस फोल्डर में सेव करते जाएंगे। यहाँ तक सब लोग डन कर लें और क्रिएट करने के बाद आप स्क्रीन नंबर 3 पे जाएं और वहाँ पे देखें आपके पास बैच 84 शो हो रहा है। मैंने ये स्टेप डन कर लिया है, आप लोग भी ये डन कर लें। ओके मिस इकरा, आप वेट कर लें। अब चूंकि हमने आधी क्लास हमारी हो चुकी है, अगर एक दो स्टेप होते तो मैं रिपीट कर देता। अब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप रिकॉर्डिंग से जो है ना वो देख लीजिएगा। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करने लगे हैं वो आप हमारे साथ वर्क कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें, आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगी। सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनी, किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, कोई स्टेप स्किप हो गया है, तो आप मुझे माइक ओपन करके बता सकते हैं। मैं आपको लो करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको
मैं हेल्प कर देता हूँ। अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। तकरीबन सबके पास जो है ये डन हो चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेजेस क्या हैं? पैकेजेस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकेजेस के बारे में, कि पैकेजेस क्या हैं, इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। अ, नवाज साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा आप। नवाज साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, मैंने अलो किया हुआ है। हेलो। हेलो जी सर। सर, मैंने आपसे अस्सलाम कुछ, वालेकुम। वालेकुम सलाम, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जी सर। ताकि मैं आपको पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर सकूं। एक तो जी मुझे सर। जी अपना सर। फील्ड ऑफ स्टडी बताइएगा क्या है। मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है ड्राउट स्ट्रेस ऑन कोरिस्पॉन्डेंस एक्सिलरीज, बॉटनी से रिलेटेड। बायोलॉजी। ड्राउट स्ट्रेस। ड्राउट स्ट्रेस, आई मीन मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लांट साइंस है मेजर मेरा है बॉटनी, प्लांट साइंस है। हाँ जी। कि बॉटनी का? जी सर। बॉटनी ठीक होगा। अच्छा, फर्ज करते हैं कि आप ना पीएचडी कर रहे हैं, ठीक जी सर। है, और आज आपका फर्स्ट डे है अपने डिपार्टमेंट में। जी सर। ये एक साइड आप अपने ना सुपरवाइजर साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। जी सर। एक साइड पे आप हैं और ये आपके सुपरवाइजर हैं, नवाज साहब, और जी ये सर। आपके सुपरवाइजर साहब, ठीक है। जी सर। अब आपका चूंकि फर्स्ट डे है अपने डिपार्टमेंट में, अब आपको कुछ भी नहीं जी पता सर। कि आपके डिपार्टमेंट में लैब कहाँ पे है, आपके डिपार्टमेंट जी में सर। एचओडी साहब का ऑफिस कहाँ पे है, लेबॉर्टरी कहाँ पे है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सिर्फ आपको एचओ अपने जी सर। सुपरवाइजर का ऑफिस पता है, वहाँ पे आप बैठे हैं। जी सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये एक बीकर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, या कोई भी सैंपल पड़ा हुआ है। जी सर। आप ना इसका टेम्परेचर फाइंड करें। जी सर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ये क्वेश्चन है आपसे। हम थर्मामीटर के जरिए। थर्मामीटर यूज करेंगे, ठीक है। जी सर। अब क्या
थर्मामीटर वहां पे अवेलेबल होगा? आप तो ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, वो तो जी सर। तो थर्मामीटर तो लैब में होगा। जी सर। यानी इसका आंसर ये है कि टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आप थर्मामीटर यूज थर्मामीटर करें। जरूरी। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं, फर्ज करते हैं कि आपने थर्मामीटर यूज किया और टेम्परेचर फाइंड कर लिया। जी अब सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप पीएच फाइंड करें। जी सर। अब आप क्या करेंगे? फिर पीएच मीटर देख लेंगे। हाँ, अब आप पीएच मीटर यूज करेंगे। जी सर। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल पीएच मीटर को यूज किया और पीएच फाइंड की और अपने सुपरवाइजर को बता दिया। अब आपके सुपरवाइजर जी सर। कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख के मुझे बताएं। माइक्रो जी सर। ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह इसमें बताएं कौन कौन से। तो आप क्या करेंगे? या तो फिर उसके लिए फिर मीडिया बनानी पड़ेगी, और या थ्रू माइक्रोस्कोप हम देख माइक्रोस्कोप। सकते हैं। ठीक है, जी सर। यानी माइक्रोस्कोप आप यूज करेंगे। अब जी आपके सर। सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देख लिए, अब इसमें ना आयरन की कंसंट्रेशन मुझे बताएं फाइंड करके। इस सैंपल में आयरन कितना है? जी सर। अब आप क्या यूज करेंगे? फिर हम इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे। जी सर। आयरन के लिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, अब आपके जी सुपरवाइजर सर। कहते हैं ऐसा करें कि ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनका प्रिंट आउट लें। तो आप क्या करेंगे? तो फिर हम प्रिंटर यूज कर लेंगे। प्रिंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रिंटर। प्रिंटर। ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते जी हैं ऐसा सर। करें कि आपके क्लास फेलो हैं, इनका नाम है हारून साहब, उनको आप कॉल करें और ऑफिस बुलाएं। जी सर। तो आप कॉल कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से या लैपटॉप से? थ्रू मोबाइल। मोबाइल। यानी कॉल करने के लिए आप मोबाइल यूज करेंगे। मोबाइल। अब आप जी उनको सर। कॉल कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं मिल रहा। आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि आप उनके घर जाएं और वहां से उनको पिक करके ले आएं। अब जी सर। अब आप क्या यूज करेंगे? गाड़ी यूज करेंगे। गाड़ी यूज करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी। हम लैब में या डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं ना, वो काम करने के लिए हमें किसी ना किसी मशीन जी का सर। सहारा लेना पड़ रहा है। देखें, अभी हम आपस जी में सर। कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हेडफोन जी यूज सर। कर रहे हैं। तो ये मशीन्स हैं, बिल टूल्स हैं। बिल इसी तरह अगर आप जी सर। सोचें या देखें, कोई भी काम का नाम आप सोचें देखें, उसके साथ आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप लिखना चाह रहे हैं, जी आपको सर। पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ना बिल्कुल चाह रहे हैं, सर। आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। यानी कोई ना कोई टूल आप यूज करेंगे। ठीक है। जी सर। अब इन टूल्स को हम साइंस की जुबान में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। यस सर। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी बहुत सारे टूल्स हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, फिर लैपटॉप है, कॉपी पेंसिल है, स्टेपलर है, और बहुत सारे टूल्स ऑफिस में होते हैं। जी आप सर। इनको डिवाइस भी कह सकते हैं, टूल भी कह जी सर। सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि हम डेली लाइफ जी। में या डेली लाइफ जो लैंग्वेज है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट, टूल या डिवाइस कह रहे हैं। अब सेम आर पे जब हम वर्क करते जी सर। हैं, आर में भी हमें हर काम करने के लिए एक टूल रिक्वायर्ड है।
जिस तरह टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमें टूल रिक्वायर्ड है, पीएच फाइंड करने के लिए टूल रिक्वायर्ड है, इसी तरह आर भी आपने यही समझना है कि ये आपकी बायोलॉजी की लैब है, ये आपका ऑफिस है। जी ठीक सर। है। फिर ये आपके लिए जी सर। बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में या बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में या ऑफिस में वर्क करते हैं, तो हमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह आर में भी हम जी डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। सर फ़र्क क्या है? डेली रूटीन में हम इन टूल्स को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या टूल्स, लेकिन आर की ज़ुबान में इन टूल्स को हम कहते हैं पैकेजेस। टूल्स का नाम है पैकेज। पैकेजेस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आर की अपनी वोकेबलरी है। जिस तरह हैशटैग का मतलब है हेडिंग, पैकेज का मतलब है टूल। अब अगर हम टूल्स। इसको आर की ज़ुबान में देखें, तो थर्मामीटर एक पैकेज है, पीएच मीटर एक जी सर। पैकेज है, माइक्रोस्कोप एक पैकेज है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है, प्रिंटर एक पैकेज है, मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। यानी जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो आर की ज़ुबान में एक पैकेज है। जी सर। क्लियर है पैकेज के बारे में? यस सर, यस। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। और अब मैं किसी और पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। कोई और पार्टिसिपेंट? बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट हैं सुनील खान साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। आई थिंक आपके पास ना आपने स्पीकर ओपन किया हुआ है या दो माइक ओपन किए हुए हैं, इस वजह से आपकी आवाज़ पटक के वापस आ रही है। सिर्फ एक स्पीकर, एक ओपन करें माइक। अब सही है? नहीं सर, अभी भी रिपीट डबल होके आ रही है आवाज़। हारून साहब, आप माइक ओपन कर लें। अब सही है? जी सर, अब सही। ओके। जी सर। अच्छा सर, अब आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स। जी ठीक है। एक्चुअली मैं सबकी फील्ड ऑफ स्टडी एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाह रहा हूँ ताकि जी सबको क्लियर हो जाए। जी जी। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि हमारी लैब में, ऑफिस में जी या डिपार्टमेंट में हम किस तरह वर्क करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीएचडी कर रहे हैं। आप अपने सुपरवाइज़र के साथ ऑफिस में बैठे हुए हैं, या मैं आपको हम्म, स्टोरी सुना रहा हूँ, साथ में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। स्टेप आपने याद रखने हैं सही स्टोरी है। के। पहला स्टेप है, आपके सुपरवाइज़र आपको टास्क देते हैं। तो टास्क ये देते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, इसको आपने प्रिंट निकालना। हम्म, अब फ़र्ज़ करना है आपने कि आपको नहीं पता कि प्रिंट निकालने के लिए आपने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। सही है। ठीक है। आपको टास्क मिल गया। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये है कि कौन सा टूल यूज़ करना है आपने। आपके सुपरवाइज़र ने आपको टास्क दिया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपको नहीं पता कि प्रिंट किस मशीन से निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ये कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है। आपके सही सुपरवाइज़र है। आपको बताएंगे कि आप प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सही है। अब आपको मशीन का नाम पता चल गया। क्या अब आप प्रिंट निकाल सकते हैं? प्रिंट डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना?
हर चीज़ अगर आपके पास रेडी हो। हाँ, फिर तो निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आपको एक और चीज़ भी कंफर्म करनी पड़ेगी। हम्म। क्या प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है? सही है। अवेलेबिलिटी, ये दो चीज़ें आपने लाजमी कंफर्म करनी है। आप किसी भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कहीं लैब में वर्क कर रहे हैं, जो टूल आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या वो टूल आपके पास अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल है फिर आप वो वर्क करने के काबिल होंगे। यहाँ पे मैं बायोलॉजी की एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करें, तो पहला क्वेश्चन ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करनी है? इसका आंसर है सही है। माइक्रोस्कोप। सेकंड, माइक्रोस्कोप। क्या माइक्रोस्कोप अवेलेबल है? माइक्रोस्कोप अवेलेबल होगी तो हम चेक करने के काबिल होंगे ना, सिर्फ नाम पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करें, तो आपके हम्म। लैपटॉप में कैमरा होना ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, तभी आप वो ऑन कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप माइक सही ऑन है। करें, आपके लैपटॉप में माइक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस टूल की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो दो क्वेश्चन जो हैं ये हमारे माइंड में लाजमी आने चाहिए। नंबर वन, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये टूल कौन सा यूज़ करना है, और वो टूल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब एक सही है। क्वेश्चन का सही। आंसर तो आपको मिल गया, प्रिंटर। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो सकता है यस, या हो सकता है नो। अवेलेबिलिटी में तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। अब सही है दोबारा सर। आप ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने सुपरवाइजर साहब से, सर क्या प्रिंटर हमारे ऑफिस में अवेलेबल है, क्योंकि आपका तो फर्स्ट डे है आज, आपको पता ही नहीं है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि आप डिपार्टमेंट में देखें, मैं भी अवेलेबल हो, आप चेक कर रहे हैं, आप सही जाते हैं है। डिपार्टमेंट में। अब दो पॉसिबल आंसर हैं, या तो आपको प्रिंटर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रिंटर मिल गया, आप क्या करेंगे? प्रिंटर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद उससे प्रिंट लेंगे और वापस आ जाएंगे अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अगर सही आपका है। आंसर है नो, फिर आप प्रिंट नहीं लेंगे, आप वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास आ जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें तो प्रिंटर नहीं मिला। अब अगर आपका आंसर नो है तो हम क्या सही करेंगे? है। पहला स्टेप होगा उसको अरेंज करना, प्रिंटर को अरेंज करना, फिर उसको ऑन करना, फिर उस पर आप प्रिंट निकालेंगे। सही है। अब फर्ज करते हैं कि आपकी आपके ऑफिस में ना प्रिंटर नहीं है, आप अपने सुपरवाइजर साहब के पास आते हैं, आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि अब प्रिंटिंग, जाहिर है हम्म। आपका काम जो है वो क्वेश्चनर बेस पे है, आपने क्वेश्चंस लेने, इंटरव्यूज लेने हैं लोगों के, तो आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, हर रोज़ आपने प्रिंट निकलाने हैं। तो आप एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें कि हमें एक प्रिंटर अरेंज करके दें। हम्म। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, मे भी सेकेंड डे आपको आपके एचओडी साहब आपको प्रिंटर अरेंज करके दे दें। अब आपके पास प्रिंटर अरेंज हो चुका है। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप प्रिंटर को ऑन करेंगे, उससे प्रिंट लेंगे और उसको जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो पूरी कर लेंगे। ये एक सही छोटी है। सी स्टोरी मैंने सुनाई है जो हमारे डिपार्टमेंट में या लैब में होती है। इसी तरह बायो की लैब में सेम, जो टूल नहीं रिक्वायर, जो जो टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हम एप्लीकेशन लिखेंगे सुपरवाइजर को या एचओडी साहब को कि हमें ये टूल अरेंज करके दें, वो आपको टूल अरेंज करके देते हैं। अब इस स्टोरी को मैं हम्म। लेके आ रहा हूँ आर के ऊपर। जी। अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछने हैं, जो मैंने स्टेप आपको बताए ना सारे, ये सारे स्टेप हमने आर पे अप्लाई करने हैं। जी। और आपको ऐसे फील होगा कि आप जी। अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप आर पे काम नहीं कर रहे। सही है। आपके सुपरवाइजर आपको टास्क देते हैं कि ये डेस्कटॉप एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको ना कॉपी कर लें, और जो वर्किंग डायरेक्टरी अभी हमने बनाई है ना, इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, फाइकस के नाम से।
ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया। इसको वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी नहीं है, कुछ पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया था, तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो। जिन्होंने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की, वो क्रिएट कर लें, लेकिन अभी आप आर्जी तौर पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, लेकिन नेक्स्ट आपने इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। यूसी बैच में बैच 84 वाला जो फोल्डर आपने बनाया था, वो उस लोकेशन पे जाएं जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है, वहाँ पे फोल्डर होगा, उस फोल्डर में इसको सेव कर लें। ओके। अच्छा, क्वेश्चन है आपका। सर माइक ओपन कीजिएगा दोबारा। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। जी सर, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? पहले तो फाइल, जो फाइल आपको वो देंगे तो वही आप इंपोर्ट करें। पहले फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे होने फाइल आपके पास मौजूद है, वो कहते हैं वो फाइल पड़ी हुई है आपके पास डेस्कटॉप पे, उसको आपने आर पे चाहिए। लेके आना है। तो इंपोर्ट पे आएंगे, इंपोर्ट करेंगे। नहीं, जिस हम्म। तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके सुपरवाइजर हम्म। कहते हैं कि हारून साहब को पिक करके लाएं, तो आप कैसे जी उनको जी। पिक कर, आप कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे ना, कोई टूल हाँ यूज़ वही वही। करेंगे, कोई मशीन यूज़ करेंगे। इसी तरह आर पे आपने जो भी काम करना है, उसके लिए आपने मशीन यूज़ करनी है। हाँ, ठीक है, तो आर की ज़ुबान में उसको पैकेज कहते हैं। सही तो यहाँ पे पहला सही क्वेश्चन आपके सही है। माइंड में आना चाहिए कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज कौन यूज़ सा होगा। पैकेज? तो पैकेज मैंने अभी आपको बताया कि पैकेज मशीन्स हैं, टूल्स हैं। सही अगर है। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा पैकेजेस का। सही है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये सारी मशीनरी अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हमने यूज़ करना है। ये फर्ज करें हमारी लैब सही है। है और लैब में सारे टूल्स पड़े हैं। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना है। आप ये क्वेश्चन अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं। आपके सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आप रीड एक्सेल, ये एक पैकेज का नेम है, मशीन का नेम है, टूल का नाम है,
ये टूल आप यूज करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, रीड एक्सेल। अब दूसरा ये क्वेश्चन तो क्या आएगा आपके माइंड में? अब पैकेज का नेम पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपके माइंड सही। में? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। क्योंकि ये पैकेज, ये टूल अगर आपके पास होगा तो आप फाइल को इंपोर्ट करने के काबिल होंगे, अदरवाइज आप फाइल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी। अब आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं कि सर क्या ये रीड एक्सेल हमारे पास आर में मौजूद है? आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप खुद ही चेक कर लें, देखें। आप लैब में जाएं, 4 लैब्स हैं आपके हम्म, पास, स्क्रीन नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे सर्च करें, तो कोई आपको रीड एक्सेल के नेम से बटन शो हो रहा है? हम्म, आप लैब में आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं आगे पीछे, आपको कहीं भी रीड एक्सेल का बटन नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे आपके दो आंसर हो सकते हैं। या तो आपका आंसर होगा यस, रीड एक्सेल अवेलेबल है, या आपका आंसर होगा नो। हम्म, आपने यहाँ पे आगे पीछे देखा, कहीं भी आपको रीड एक्सेल का बटन नजर नहीं आया। नहीं। अब आप वापस जाएंगे अपने सुपरवाइजर साहब के पास, उन्हें बताएंगे कि सर मैंने ना तमाम जो 4 ऑफिस थे या लैब्स थी, उनमें देखा, मुझे रीड एक्सेल का कोई भी मशीन पैकेज या टूल नज़र नहीं आया। आपके सुपरवाइजर पूछेंगे कि आपने तो लैब अटेंडेंट या क्लर्क से पूछा है, क्योंकि इन चीज़ों का रिकॉर्ड उनके पास होता है। आप कहते हैं मैंने नहीं पूछा, तो कहते हैं उनसे पूछ के आएं। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 4 पे आए, हम्म, पैकेजेस के बटन पे क्लिक करें। फर्ज करें कि ये हमारे जो है ना लैब अटेंडेंट या जो लैब सुपरवाइजर होता है या क्लर्क होता है, ये उसका ना पीसी है या रजिस्टर है। इस रजिस्टर पे तमाम पैकेजेस के नाम दर्ज हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे ये सर्च बार है, ये सही सर्च है। बार जो है ना, ये क्लर्क बैठा हुआ है, इससे पूछ लें। हम इससे पूछ लेते हैं सर्च बार से, रीड एक्सेल। स्क्रीन नंबर 4 में ये सर्च बार में आप टाइप करें रीड एक्सेल। जैसे आप यहाँ पे रीड एक्सेल टाइप करेंगे, यहाँ पे ये आपको रीड एक्सेल शो कर देगा। मेरे पास ये शो कर रहा है, तो मेरा आंसर है यस। मैं चैट में टाइप कर रहा हूँ यस। और अगर ये आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर है नो, आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है। नहीं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें ना कुछ बाय डिफॉल्ट चेक्स हैं पैकेजेस में सर, उनको क्या करना है सर? इन एरो, कहना राइट एरो का निशान बना हुआ है सर उसके ऊपर। सर किस जगह पे? सर माइक ओपन कीजिएगा दोबारा। सर आर में जब पैकेजेस में जा रहे हैं ना हम सर, जब सर्च जी। करने के लिए रीड एक्सेल, तो सर उसमें ना उसने यानी कि ना बेस के ऊपर एरो क्लिक किया हुआ है सर, डाटा शीट्स के ऊपर एरो क्लिक किया हुआ है, मीन्स के जो ब्लैक बॉक्स है ना उसको चेक किया हुआ है सर। जिस तरह ये मेरे पास शो हो रहा है। चेक डाला हुआ है उसके ऊपर, जस्ट अ मिनट में दे। हाँ बिल्कुल इस तरह। कोई इशू यस नहीं है, एग्जैक्टली सर। कोई इशू नहीं है इसमें, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों इस तरह हो रहा है। अच्छा, आपने ये कंफर्म करना है, कंफर्म कर लिया कि आपके पास ये पैकेज अवेलेबल है या नहीं? यानी तकरीबन नहीं शो मैक्सिमम हो रहा सर बल्कि ये। सबका आंसर है नो, यानी ये आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे जी, हाँ साहब? जी सर। अब आप क्या करेंगे? तो अब हम जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक टूल नहीं है, तो हम एप्लीकेशन एचटीडी को देंगे हाँ, एचओडी अवेलेबिलिटी साहब ऑफ को टूल। एप्लीकेशन लिखेंगे। अब इसी स्क्रीन नंबर 4 हम्म, में एचओडी साहब का ऑफिस भी है। अगर यहाँ पे आए हम्म, स्क्रीन नंबर 4 में, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन नजर आएगा। सर्च करते हैं कि ये इंस्टॉल का बटन जो है ना, जी ये सर। एचओडी साहब का ऑफिस है। जब हम इस इंस्टॉल के बटन पे हम्म, क्लिक करेंगे, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में है क्या, ये हम
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ये जो सर्च बार नज़र आ रही है आपको, जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सएल। इसको आपने सेलेक्ट करना है, रीड एक्सएल को। इंस्टॉल के बटन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा और कुछ रेड लाइंस शो होंगी। स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा। आपने वेट करना है जब तक वो रेड डॉट शो हो रहा है। जैसे रेड डॉट डिसअपीयर होगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा। ये वाला मैसेज आपने रीड करना है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। अब दोबारा आप सर्च बार में आके सर्च करें रीड एक्सेल। अब हमारे पास ये टूल अवेलेबल है। काइंडली सब लोग कंफर्म कीजिएगा, यस और नो। यस। मुतासिम मिर्ज़ा साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, मेरे पास नहीं आ रहा। इंस्टॉल्ड हो चुका है? सर समझ नहीं आ रही। मैं आपने इंस्टॉल कर जूम लिया शेयर इसको? करूं? ये आप स्क्रीन सर शेयर करें। इंस्टॉल तो कर लिया। जी सर, मैं करता हूँ। दोबारा शेयर कीजिएगा सर। जी सर, मैं करूँ। जी सर, आप सर्च करें यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च बार में रीड एक्सेल। नहीं, इसका मतलब है कि ये आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ, आपने इसको इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक। आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं ना रीड एक्सेल के। हाँ, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं नहीं। डिलीट करें इसको, सारा डिलीट करें। एक्स, रीड के बाद एक्स लगाएं। ये देखें सुजेशन आ रही है आपके पास, ये देखें नीचे सुजेशन जी आ गई है। सर। इसको सेलेक्ट करना, ये एक्स एल है, एक्सेल नहीं है। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 2 में, आपने वेट करना है। अच्छा, आप देखें ये आपको रीड एक्सेल के अलावा भी हो गया इसने सर। बहुत सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करके दिए हैं। रीड एक्सेल के अलावा भी छोटे छोटे पैकेजेस इंस्टॉल करके दिए हैं, इनको कहते हैं डिपेंडेंसीज। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, रीड एक्सेल सर्च करें सर, आपने एक्सेल गलत लिखा हुआ है। ये शो हो रहा है आपके पास। आप। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट जी भी सर, काइंडली कंफर्म कर लें, किसी के पास इशू आ रहा तो बताइएगा। ओके, अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा इम्पोर्ट डाटा सेट का, इस पर क्लिक करें। फ्रॉम एक्सेल, जैसे आप फ्रॉम एक्सेल करेंगे आपके पास इस तरह की एक शीट ओपन हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के पास एक मैसेज आएगा, पैकेज आर सी सी पी मिसिंग, यस और नो। आपने यस पे क्लिक करना है। वो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। काइंडली कंफर्म कीजिएगा ये स्क्रीन शो हो रही है आपको। अगर शो हो रही है तो यस टाइप करें, और अगर आर सी सी पी वाला मैसेज है तो आर सी सी पी टाइप करें।
ये प्लीज दोबारा बताइएगा, किस पे क्लिक करना है? मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है आपने। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट से ऊपर एक बटन है, इंपोर्ट डाटा सेट, हिस्ट्री के नीचे। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास 6-7 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे है फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि हमारे पास एक्सेल की फाइल है। एक्सेल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे ये ब्राउज का बटन है, इस पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू शो होगा और इंपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना। मेरे पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। जिसके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है वो डन टाइप कर दें। जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं या नहीं समझ आ रही, आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। सर मेरा मेरा एक शो कर रहा है एरर, प्रिपेयरिंग डाटा इंपोर्ट रिक्वायर्स एन अपडेट वर्जन ऑफ आरसीसी पैकेज। डू यस यू या वांट टू इंस्टॉल दिस यस पैकेज पे नाउ? क्लिक करें। यस। जी सर, शो हो गई है, स्कैन स्कैन रिपेयर हो गई है। ओके, फाइल सेलेक्ट करें और इंपोर्ट करें। जी सर, रिपोर्ट हो गई है सर। ओके। ओके। अच्छा, आज की क्लास में हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा, पैकेजेस के बारे में सीखा, वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीखा। तो ये बेसिक चीज़ें थी आर प्रोग्रामिंग के हवाले से, और ये मुश्किल तरीन स्टेप थे। अगर होप आपको क्लियर हो गया है, तो समझें कि आपने आज आर का 30% आपने सीख लिया। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो फ्राइडे को होगी, क्योंकि आपका बैच जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आज हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रिप्ट को राइट करना सीखेंगे, क्योंकि आर एक लैंग्वेज है। तो हमने इसकी रीडिंग और राइटिंग, नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्रिप्ट को रीड करना, उसको राइट करना सीखना है, फिर एडिट करना, फिर जनरेट करना, और फिर हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।